नमस्कार। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम मैं तेरे दिल का टुकड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना रितेश। आज इस मंच से हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो विषय बच्चों के मन में होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रशासन आप सभी के लिए कर रहा है, सरकार आप सभी के लिए कर रही है। हो सकता है कि कई सारी चीज़ें आप सभी को नहीं पता हो, और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस मंच से हम उन सारी ही बातों को आप तक पहुंचाएं, क्योंकि बच्चों के मन में जो सवाल आ रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन भी था, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आप सभी तक स्पष्ट नहीं हैं। उन जानकारियों को आप तक पहुँचाएंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, और जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके बस्तर में और क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि जब हम बस्तर को बाहर से देखते हैं तो हमें यहाँ की बहुत सारी प्रतिभाएं नज़र आती हैं, बहुत सारी संभावनाएं नज़र आती हैं, लेकिन उन संभावनाओं को बस्तर से बाहर निकालकर ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर किस तरह से अंकित करना है, इस पर चर्चा अब बस शुरू होने वाली। एक बार जोरदार ताली हमारे दोनों ही पैनल के लिए। मैं तेरे दिल का टुकड़ा, आज इस कार्यक्रम को लेकर हम पहुंचे हैं जगदलपुर, और हमारे इस कार्यक्रम के अब तक के इतिहास में आज ये पहली बार होने जा रहा है जब इस क्षेत्र के कलेक्टर और इस क्षेत्र के SP एक साथ एक ही मंच पर हमारे बीच मौजूद होंगे। बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में बुलाना चाहूंगी जिले के कलेक्टर श्री विजय दयाराम जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा इनका। और उनके साथ ही हमारे साथ आज क्षेत्र के SP भी मौजूद हैं, श्री सलभ सिन्हा जी का भी मैं उसी आदर के साथ यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगी। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि IAS और IPS ऑफिसर आज हमारे साथ हैं और निश्चित तौर पर ये आप सभी के तमाम सवालों का भी जवाब देने वाले हैं। जैसा कि मैं तेरे दिल का टुकड़ा, हमारे इस शो का आज का जो हमारा थीम है, नया बस्तर नए अवसर। विजय सर, पहले सवाल आपसे ही है, क्योंकि बस्तर अब बदल रहा है। बस्तर को बदलते ना सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि भारत देश के लोग और पूरे विश्व के लोग अब देख रहे हैं। बस्तर, अब जब कोई भारत आता है तो उसके मन में एक बात आती है कि वो बस्तर देखना चाहता है। बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो कहते हैं कि बस्तर घूमने जाया जा सकता है। अभी भी कई इस तरह के भी सवाल आते हैं। तो बस्तर निश्चित तौर पर लोगों के मन में अंकित तो है, लेकिन बस्तर में, बस्तर के युवाओं के लिए, बस्तर के बच्चों के लिए और बस्तर के भविष्य के लिए किस तरह के नए अवसर अब आप लेकर आ रहे हैं? सर्वप्रथम मैं IBC 24 के माध्यम के द्वारा एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम जो आपने यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी लोगों को भी मेरा नमस्कार। मैं आपका जो कार्यक्रम का जो टाइटल है जी, इसमें आप बोलते हैं कि मैं तेरा दिल का टुकड़ा, मैं हमेशा समझता हूँ कि एक्चुअल छत्तीसगढ़ का दिल जो है बस्तर में है। बिल्कुल सही। अभी समय ऐसा आ गया है कि पूरा बस्तर एक ट्रांसफॉर्मेशन के कस्प पे खड़ा है, जहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बदलाव होगी। उसमें हमारे युवाओं का भी और हमारे आने वाली पीढ़ियों का बहुत जल्द ही बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी में बदलाव आने वाली है। युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, जैसे हमारे यहाँ पे एजुकेशन की अगर बात करेंगे, जो आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है, किस तरीके से आगे की अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे हमने पिछले 1 साल में ज्ञानगुड़ी कार्यक्रम शुरू करवाया। ज्ञानगुड़ी में आप देख सकते हैं कि अलग पूरे संभाग में 7 जिलों से बड़ी मात्रा आते भी थे कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। उसमें हम लोगों ने पहल किया और ज्ञानगुड़ी शुरू किया। अराउंड 60 बच्चों का हम लोगों ने रेगुलर कोर्स में लिया था और 150 बच्चों को हमने क्रैश कोर्स में लिया था। टोटल 64 सिलेक्शंस हुआ है। ये सब ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अंदर क्षेत्र के हैं। पहले इनको पता नहीं था, या फिर स्थितिवान लोग ही थे, बस्तर के ही निवासी है, बट स्थितिवान लोगों को मौका मिल जाता था इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज के दिन में सरकारी तंत्र में भी जो क्वालिटी एजुकेशन की जो खोज हम लोग करते रहते हैं, वो हमने करके दिखाया है कि 64 बच्चे, कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस भी जो लाखों खर्च कराते हैं, वो लोग भी इतना बड़ा दावा नहीं कर सकते। तो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आज के दिन में बस्तरिया कहलाने के लिए और बस्तर में मौका ढूंढने वालों के लिए। एक बार जोरदार तालियां तो इस बात पर बनती हैं, आप भी बस्तर के ही हैं। थैंक यू। सलभ सर, नियत मिलनार योजना जो चल रही है, इसके तहत
बच्चों के एजुकेशन पर या बच्चों के भविष्य के भी हम इसमें कुछ काम कर रहे हैं, या फिर ये एक गांव को डेवलप करने के लिए ही पूरी तरीके से ये योजना चलाई जा रही है? जी, पहले सबको नमस्कार और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। जो आपने नियत नीलानार की बात की, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है राज्य शासन की, और प्रशासन और पुलिस मिल करके इसको फलीभूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की तरीके से आप समझ लें, जो भी हमारे सुरक्षा कैंप पहले बनते थे उसका कंसेप्ट रहता था कि कहीं ना कहीं वो नक्सलवाद के विरोध में लड़ाई करना, नक्सली गश्त पे जाने के लिए हमको थोड़ी आसानी हो, उस हिसाब से हम कैंप्स खोलते थे, और जो गांव रहते थे उनके विकास पे उस तरीके का ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन ये योजना जो है, इसका उद्देश्य ही है कि जो भी गांव जहाँ पे सुरक्षा कैंप खुलेंगे, जहाँ बल तैनात रहेंगे, उस गांव का विकास होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तभी जा कर के बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि सुरक्षा बल या प्रशासन या शासन उनके विरोध में नहीं है। अभी तक बात ये रहती थी कि ये लोग यहाँ आते हैं, बैठ जाते हैं और हमारे जल जंगल और ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम वहाँ पहुँच करके आपके विकास के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। बाकी जो लड़ाई है वो तो अपनी जगह है, वो तो चलती रहती है। सबसे सर्वप्रथम जो हमारा उद्देश्य है वो विकास के कार्य करना, और इसमें शिक्षा, क्योंकि सबसे मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का जो बेसिस है वो शिक्षा ही है। जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे तब तक आप कोई और अन्य विकास कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये जो योजना है, इसके तहत प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या जो भी स्तर के स्कूल वहाँ पर हो, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कराना, साथ साथ वहाँ पे जो भी टीचर्स हैं उनको आने जाने में असुविधा ना हो, हम लोग इस तरीके से सुरक्षा का एक माहौल बना के रखते हैं। और जो बच्चे स्कूल शायद पहले नहीं जाते थे वो वापस स्कूलों में लौट आए, यही हम लोगों का उद्देश्य है और इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक बार नियल नीलानार योजना के लिए मुझे लगता है तालियां ज़रूर बजनी चाहिए, क्योंकि विकास की एक अलग गाथा इसके माध्यम से लिखी जाएगी। विजय सर, जब विकास होता है तो कहते हैं कि विकास के एवज में बहुत कुछ देना पड़ता है जी। बस्तर अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, और कहीं ना कहीं बस्तर के लोगों में ये भाव भी है कि अगर बस्तर उस तरह से डेवलप होगा तो कहीं इसकी संस्कृति खो ना जाए। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम यहाँ की संस्कृति को सहेजने के लिए, उसे बचाने के लिए और उसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए कुछ कार्य करें। क्या इस दिशा में भी कोई कदम प्रशासन उठा रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। बस्तर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रकृति की देन के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति और यहाँ की कला, यहाँ की दिनचर्या जो है उसके लिए भी काफ़ी मशहूर है। इसको संवार के रखने के लिए, संजो के रखने के लिए हमने बादल एक एकेडमी शुरू किया है, जिसके तहत जो है यहाँ के लोक कला, संस्कृति, यहाँ की भाषाएं, यहाँ की जिस तरीके से खान पान, रीति नीति, रिवाज, इन सब चीज़ों को एक आगे की पीढ़ियों को ले जाने का काम जो है लगातार की जा रही है। इसमें हमारे जो मुख्य पूरे बस्तर संभाग की अगर बात करेंगे, मुख्य रूप से 4 भाषाएं जो है, छत्तीसगढ़ी, हिंदी के अलावा भत्री, हल्बी, गोंडी और धुरवी, ये 4 भाषाओं को और इसका जो वर्ड्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने किताबों में उतारा है, ऑडियो रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। उसके अलावा जो अलग अलग कला को और यहाँ की संस्कृति को संवारने के लिए वर्कशॉप्स लगातार होते रहते हैं। बाहर के भी बहुत सारे लोग आके यहाँ के वर्कशॉप में शामिल होते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोक कला को संवारने के लिए अबूझ माड़ से हम लोग अपने जो कलाकारों को लेके आते हैं बाकायदा मानदेय के साथ में, और उनका रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अपने स्टूडियो में करते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ है हमारा पूरा छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे इनकी जो म्यूज़िक है, इनकी जो फोक है, इसको संवार के रखने के लिए और बाकायदा इसका बादल वेबसाइट में, बादल के यूट्यूब चैनल में जन जन तक पहुंचाने का काम जो है हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ तक की ना सीमित करके इसको बाहर के दुनिया को भी दिखाने के लिए ये हर हफ्ता होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आपने भी अपना वो सॉन्ग आमी बस्तरिया रिकॉर्ड किया है? जी। अगस्त 9 लास्ट ईयर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैंने अपना रिकॉर्ड किया था, उसी के साथ उसका शुभारंभ भी हुआ। आप में से कितने लोगों ने आमी बस्तरिया सुना है? हाथ जरा खड़ा करिए। काफ़ी लोगों ने सुना है। अगर मौका मिला तो आज सीधे इस मंच से सर से इस गाने को गुनगुनवाएंगे भी, सबसे आखिरी में ज़रूर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं बस्तर में जो कि निश्चित तौर पर आप सभी के भविष्य के लिए भी काफ़ी अच्छी हैं। सलभ सर, ऐसे आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो अब बहुत छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पहुंच रहा है
और जब मोबाइल हाथ में पहुंचता है तो फिर वो जो जाल है वो निश्चित तौर पर काफ़ी खतरनाक भी होता है, क्योंकि ज़रा सी चूक, और बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी मासूम होते हैं, कई बार वो साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है। ऐसे इस तरह के साइबर क्राइम से उनको बचाने के लिए क्या किसी तरह का कोई अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाता है कि बच्चे इस तरह की चीज़ों से अवेयर रहें, और खासतौर पर पेरेंट्स भी? मैं यही बताना चाहता हूँ कि आमचो बस्तर जो हमारा सामुदायिक पुलिसिंग इनिशिएटिव है, उसके तहत साइबर संगवारी करके हम लोगों ने एक अभियान चलाया हुआ है, काफ़ी पहले से चल रहा है, और जगह जगह हम लोग जाकर स्कूल्स में, कॉलेजेस में और पब्लिक गैदरिंग की जो जगह है वहाँ पर भी हम लोग इसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग ये संदेश प्रसारित करते रहते हैं कि जो मोबाइल्स हैं, इंटरनेट हैं, आजकल उसका उपयोग इतना ज़्यादा हो गया है और कहीं ना कहीं जीवन का एक हिस्सा बन गया है जिसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरीके से सतर्कता के साथ आप इस्तेमाल करें, कितने लिमिट में रह कर के इस्तेमाल करना है, और अपने बारे में कितनी जानकारी साझा करनी है और कितनी जानकारी नहीं करनी है। मैं बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में होंगे, जितनी मिनिमम जानकारी अपने बारे में आप बता सकें उतना बेहतर है। अपनी फ़ोटो आप सबको दिखाते हैं ये सोच करके कि लोग आपके फ़ोटोज़ देखेंगे, और देखिए बहुत ज़्यादा प्रभाव किसी को पड़ता नहीं, हो सकता है एक लाइक हो जाए, एक कमेंट हो जाए, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जिसके दिमाग में खुराफात है वो उस फोटो का दुरुपयोग ज़रूर कर सकता है। तो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं, प्रोफाइल को सीक्रेट रख सकते हैं। इन ऑप्शंस को ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने फ़ोटोज़ भी जितने हैं उनको सोच समझ के डालें। जो अननोन लोग हैं उनसे दोस्ती करने का थोड़ा सा कंट्रोल करें कि सबके साथ दोस्ती ना हो जाए। कई लोगों के पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसे कई लोगों के जाल में फंस जाते हैं। और कभी भी थोड़ा सा भी डाउट हो, हम हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, हमसे संपर्क करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर्स भी है, मैं उसको अभी सबको सार्वजनिक भी करा दूंगा, और उससे आप हमको संपर्क करें और कोई भी डाउट हो तो हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आप सब तालियां बजा रहे हैं, बच्चे ये समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि कुछ औषधि और कुछ सब्जियां होती हैं जो खाने में काफ़ी कड़वी होती हैं लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। अच्छी नसीहतें भी वैसी ही होती हैं, हम अगर उसे समझ लें और अपने जीवन में उतार लें तो हम काफ़ी सारी चीज़ों से बच सकते हैं। सोशल मीडिया की अगर बात हो रही है विजय सर, तो सोशल मीडिया की जो लाइफ होती है वो ऐसी होती है जो रियल लाइफ से काफ़ी डिफरेंट होती है। सोशल मीडिया में हम ऐसी दुनिया में होते हैं, हमें लगता है कि ये हमारा बहुत अपना है, लेकिन यथार्थ में जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सारे लोग हमारे सामने नहीं होते, क्योंकि वो तो हमारे सामने है ही नहीं, वो कहीं और हैं और हम उनके साथ काफ़ी क्लोज हैं। तो आपको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया वाली लाइफ है, या फिर ये कहूँगी ये जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से स्ट्रेस बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है आज की डेट में? नहीं, आपके व्याख्या से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सोशल मीडिया लाइफ एक लाइफ ऐसा है जो काल्पनिक है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, विचारों का विनिमय हो रहा है, ये एक्चुअलिटी है और रियलिटी है। एक स्टडी भी आई है इसमें, जहाँ पे रियलिटी के साथ एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है, वो अपना एक अलग काल्पनिक दुनिया में रहना शुरू कर देता है, एंड वहीं पे अपना हर चीज़ का संबंध ढूंढना शुरू कर देता है। तो पहले जो व्यक्ति अपने आप को रियलिटी में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो काल्पनिक दुनिया में किसी और को क्या एक्सेप्टेंस पाएगा? सो आई वुड सजेस्ट कि मतलब इसमें एक बहुत अच्छा डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। ये मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं, ये सब कल के पीढ़ी है, कल की हमारी भविष्य है। इसमें काफ़ी अच्छा आपका डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, काल्पनिक दुनिया क्या है और एक्चुअल दुनिया क्या है। जितना जल्दी इस बात को आप अच्छा से समझेंगे, उतना जल्दी आप लोग डिफ्रेंसिएशन भी सीख जाएंगे, एंड उतने तक ही अपने आप को रोकेंगे। वरना ये जहाँ पे ये लाइंस ब्लर हो जाएंगे, ये साइबर क्राइम्स जो आपने एक स्टेप पहले जो पूछा, साइबर क्राइम्स के लिए एक तरीके से आह्वान है। जहाँ पे आपका लाइंस ब्लर हो गया, जहाँ पे आप दोनों को मिंगल करके सोचना शुरू कर दी कि यही मेरी ज़िंदगी है, देन इट इज़ डन विथ। लेकिन कैसे समझें कि कितने एक्सटेंट तक जाना चाहिए? सलीम सर, अगर आप इसका जवाब देना चाहें कि कैसे समझें, क्योंकि कन्फ्यूजन जो सवालों में भी सामने आ रहा था बच्चों से, मुझे समझ में आता है कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, और ऐसे कन्फ्यूजन में ये समझ पाना कि किस एक्सटेंट तक जाना सही है और उसके आगे गलत, ये समझना भी तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। जी, मैं सबसे पहले बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि जब आप सोशल मीडिया में किसी और की लाइफ देखते हैं और आप देखते हैं कि तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, तो भी मानसिक थोड़ा सा तनाव आ जाता है यार कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन
हम लोग जब खुद की भी फ़ोटो अपलोड करते हैं तो जो हमारी बेस्ट फ़ोटो होती है वही अपलोड करते हैं। मतलब अगर हम कहीं घूमने गए हैं, हमने 50 फ़ोटो अगर खिंचाई है तो उसमें से जो सबसे बेस्ट 4-5 फ़ोटोज़ होती है वो हम अपलोड करते हैं। यही चीज़ बाकियों के साथ भी है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी आपके सामने नहीं रख रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी का जो सबसे बेहतर पहलू है बस वही दिखा रहे हैं, बाकी पहलू नहीं। आप उसी को देखकर तनाव में आ जा रहे हो कि यार वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना मज़े कर रहे हैं, हम वो मज़े नहीं कर पा रहे। सबकी ज़िंदगी एक जैसी चलती है, इसको किसी के साथ कंपेयर करना ठीक नहीं है, किसी के साथ किसी की लाइफ को देख करके तनाव में आना ठीक नहीं है। आप अपने आप में एक यूनिट है, आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर करिए। मैं कल जहाँ था या थी, आज मैं वहाँ पे या उससे बेहतर जगह पे रहूँ, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बस्तर के जो बच्चे हैं वो बस्तर के अंदर रहते हुए किस तरह से संभावनाओं को तलाश सकते हैं और अपने आप को तलाश सकते हैं? सर, माय नेम इज़ प्रांजल जोशी एंड आई एम फ्रॉम संस्कार स्कूल। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि कलेक्टर सर से था कि मैं क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकूँ कि अपना आईएएस का जो गोल है वो अचीव कर सकूँ सर। थैंक यू प्रांजल, प्लीज़ बैठ जाइए। देयर इज़ नो डेफिनेट स्ट्रैटेजी टू विन या फिर टू सक्सेड, बट आई विल से दिस थिंग, हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो फेल्यूर हो चुके हैं, खास करके जो 5 साल 4 साल 6 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे चर्चा करनी चाहिए। क्यों चर्चा करनी चाहिए? आपको ये एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आपको करना क्या नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है, मैं भी जब दिल्ली में जब एग्ज़ाम्स का टेस्ट उसमें देने जाता था, बहुत सारे लोग 5 साल 6 साल का एक पंचवार्षिक योजना लेके आते हैं। बहुत सारे लोग, हम लोग इस साल इसको क्रैक करेंगे, इस साल इसको क्रैक करेंगे, इस साल इसको आई माई एसपी विल ऑल्सो शेयर माई थॉट्स, क्योंकि हम भी देखे हैं, साहब भी देखे हैं। तो 5 साल का एक पंचवार्षिक योजना लेके चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स अ डेफिनेट गोल, डेफिनेट लेके डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। आपको ये सिर्फ समझना है कि आपको करना क्या नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का सक्सेस का रूट अलग अलग होता है। किसी का स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छा, वो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा होता है, किसी का थिंकिंग का डेप्थ जो है बहुत ज़्यादा होता है, किसी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसे में अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजीज बनती है। तो यू वुड नो कि ये नहीं करने से मेरा सिलेक्शन होगा पक्का, तो आई वुड सजेस्ट कि अदर वे अराउंड, क्या नहीं करना चाहिए ये सीखना ज़रूरी है। अगर वो एलिमिनेट हो जाएगा, आपका स्ट्रैटेजी अपने आप खुल जाएगा। थैंक यू। तो बहुत अच्छा तरीका है। कभी कभी वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो क्या नहीं करना है, ये श्योर रखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। मेरे पास मैं जो बनना चाहती हूँ उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, और जो ऑप्शंस हैं उनमें से ही मुझे किसी एक का चुनाव करना है। ये बहुत परेशानी भरा हो जाता है कि इतने ही लिमिटेड ऑप्शंस है और इसी में से कुछ एक चुनना है। क्या बस्तर के बच्चों का हक नहीं बनता कि वो अपॉर्चुनिटीज़, वो ऑप्शंस उनके पास भी हो जो बाकी का छत्तीसगढ़ या बाकी का देश देख रहा है? मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के पास में है वो अभूतपूर्व हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले स्मार्टफोन की बात की, सोशल मीडिया की बात की। सोशल मीडिया आपके पास है, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है, आज की डेट में आपके हाथ में सारी दुनिया की जानकारी है। अभी थोड़ी देर पहले डीओ साहब ने एग्जाम्पल दिया था, शायद कोई ठाकुर साहब थे जो पहले आईएएस यहाँ से बनकर निकले थे। वो कब निकले होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई एम श्योर कि जिस समय वो बनकर निकले होंगे उस समय स्थिति यहाँ पे और भी ज़्यादा, अभी तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, उस समय तो क्या स्थिति रहेगी हम बस सोच ही सकते हैं। तो अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं खुद छत्तीसगढ़ का ही निवासी हूँ। मैं आप लोगों के जैसे ही एक छोटे से शहर से निकल कर आया हूँ। जब हम 11th-12th में थे तो हमारे पास वही ऑप्शन था जो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। हमने डॉक्टर थोड़ा सा टफ लगा, मतलब बायो थोड़ा टफ लगा, तो हमने मैथ्स ले लिया। मैथ्स के बाद इंजीनियरिंग में भी मतलब किसी तरीके से धक्का खा करके एडमिशन ले लिए और धक्का खा करके एडमिशन इंजीनियरिंग क्लियर कर लिया। तब तक यूपीएससी का सोचा ही नहीं था। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जैसे आपके मन में जो बात आ रही है ना कि हमारे पास क्या वो है, मैं जब इंजीनियरिंग करके निकला था तब तक मेरे दिमाग में था कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो शायद हमारे बस का नहीं है। दूसरे ग्रह के प्राणी आते होंगे एग्ज़ाम दे करके, यहाँ कलेक्टर एसपी बनकर निकल जाते होंगे। एग्जैक्टली मैं सोचता था। मुझे कई लोगों ने बोला, मैं जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखता था, तो कई लोग बोलते थे तुम यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते। मैं कहा नहीं भाई, हमारे बस का नहीं। लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज हुई कि मेरी भी इच्छा हुई कि चलो मैं भी तैयारी करता हूँ। कलेक्टर साहब अभी पंचवर्षीय योजना बता रहे थे, मेरा एग्जैक्टली पंचवर्षीय योजना ही था। 2009 में मैंने तैयारी की और 2014 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
लेकिन जब मैंने तैयारी की तो मेरे पास कोई गाइड नहीं था। मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूँ आपको, आज की डेट में आप इंटरनेट पे टॉपर्स और सब खोजेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब मैंने तैयारी चालू की थी 2009 में पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था, उस समय इंटरनेट, उस समय स्मार्टफोन भी नहीं आए थे, हम लोग वो छोटे वाले कीपैड वाले फ़ोन रखते थे। आपको कुछ कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ने को मिल जाते थे, लेकिन इतना ज़्यादा सोर्स नहीं था आपके पास में। मेरे घर परिवार या दूर दूर तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने ये एग्ज़ाम फाइट भी किया हो। क्लियर करना तो अलग बात है, बट इसके बारे में धीरे 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 करके जानकारी जुटाई, और जो मैंने कहा ना, अपने स्ट्रेंथ पे मैंने खेला। मेरी स्ट्रेंथ ये थी कि मैं रिवीजन बार बार कर सकता था, लेकिन मैं 20 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता था। तो मैंने एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई ये टोटल सिलेबस है, इस सिलेबस को मैंने टुकड़ों में डिवाइड किया। हर दिन का मैंने सिलेबस अपना निर्धारित किया कि ये सिलेबस आज के दिन कंप्लीट करना है। अगर वो 6 घंटे में हो जाएगा तो बाकी टाइम में मज़े करूँगा, अगर वो 12 घंटे में हो जाएगा तो 12 घंटे पूरा दूंगा। तो ये आपके ऊपर, ये मेंटल ब्लॉक है कि हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भी कई बैचमेट्स हैं, कलेक्टर साहब के कई बैचमेट्स होंगे। कलेक्टर साहब खुद ही बता रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ कर आए हैं। मेरे कई बैचमेट्स को मैं जानता हूँ जो बिल्कुल एकदम रिमोट एरिया से पढ़ करके निकले और आज वो अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। तो ये आप लोगों के दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक है जो कभी मत आने दीजिए। आप कहीं से भी हो, चाहे आप बस्तर के हैं, चाहे आप रायपुर के हैं, चाहे आप दिल्ली के हैं, आपके पास बराबर मौका है। खासकर आज तो बराबर मौका है, और आपके दिमाग की कैपेसिटी भी बराबर है। हम जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करते हमको समझ नहीं आता। मैं बस छोटी सी एक बात बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं एनपीए नेशनल पुलिस एकेडमी में जब ट्रेनिंग करने गया था, आप मुझे देखकर समझ सकते हैं कि मैं थोड़ा सा शुरू से हेवियर साइड पे रहा हूँ, थोड़ा वजन मेरा हमेशा ज़्यादा रहा। वहाँ पे ट्रेनिंग इतनी टफ होती थी, पहले दिन जब हमको दिखाया कि ये ट्रेनिंग आपको करनी है तो मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये किसी तरीके से मेहनत करके निकाल तो लिए, लेकिन आईपीएस की ट्रेनिंग में कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे उठ करके जब मैदान पे दौड़ना स्टार्ट किया, तो होते होते 10 महीने में कैसे जो चीज़ मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही थी वो बिल्कुल आंख बंद करके मैंने कर लिया। तो ये हमारे अंदर की जो पोटेंशियल है उसको पहचानने की ज़रूरत है। आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू। क्या बात है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। और मुझे लगता है कि एक सवाल का ये जो जवाब आया है, कितने सारे और आप लोगों के जो सवाल होंगे उसका भी जवाब ये होगा। मेरा नाम नवीन कुमार टंडन है और मैं हम अकेडमी का छात्र हूँ। मेरा सवाल माननीय कलेक्टर सर से है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है और इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। थैंक यू नवीन, प्लीज़ बैठ जाइए। अभी एसपी साहब बोलते बोलते एक डिसीशन बताए थे कि मतलब इतना हमको करना है, वो भले ही 12 घंटे हो जाए, भले 20 घंटे हो जाए, उसको तो करना ही करना है। मैं हमेशा से ठीक ठाक पढ़ने वालों में से ही हूँ। टाइम मैनेजमेंट जो है एक ऐसी चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम 12 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं, हम 10 घंटे पढ़ लेते, बट मेरे से तो भाई नहीं, कभी नहीं हो पाया है। 2 घंटा एक स्टेज के बाद जो है मुझे लगता है कि मेरा भेजा फ्राई हो गया है पूरा। अब तो ज़्यादा कुछ झेल नहीं पाएगा टाइप का। तो एक जब कभी भी आप पढ़ाई भी, अब मुझे लगता है कि आप पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन पूछे होंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि 2 घंटे का एक स्ट्रेच में पढ़िए, बाद में थोड़ा सा 1 घंटे का ब्रेक, उसके बाद 2 घंटा और एक स्ट्रेच में पढ़िए, फिर से 1 घंटे का ब्रेक। बट ऐसा नहीं होना चाहिए वो उल्टा हो जाए, पहली बात। एंड ये 2 घंटा जो आप पढ़ाई कर भी रहे हो ना, पढ़ाई ही होना चाहिए। आप अपने टाइम टेबल में लिखे ज़रूर होंगे 2 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा ब्रेक, 2 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा ब्रेक। पहले तो सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट उल्टा हो जाता है, 1-2-1-2 हो जाता है, 2-1-2-1 के बदले में। और उल्टा 1-2-1-2 हो भी रहा है तो वो 1 घंटे में 45 मिनट मोबाइल फ़ोन में, बाकी 15 मिनट में 1 पन्ना पलटा होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जो आप लोग अपने आप के लिए पाबंदी है कि मुझे इतने समय में इतना डिलीवर करना है। Good evening, sir. Good evening, ma'am. I am Muskan Thakur from Success Convent Higher Secondary School. My question is, how do you handle any critical or difficult situation as civil servant officer? वेरी गुड क्वेश्चन, आप बैठ जाएं प्लीज़। Thank you, sir. जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप उसमें दक्ष हैं, आप उसमें अच्छा, आपकी पकड़ है आपके सब्जेक्ट में, आपके काम में,
तो काफ़ी सारी सिचुएशंस अपने आप हैंडल हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि ये जो सिचुएशन आई है इसका सही रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। जैसे पुलिस के केस में बताता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी बार हो जाती है, बहुत सारी भीड़ आ जाएगी, कहीं घेराव है, कहीं कुछ है। आपको पता है कि ये जो भीड़ है ये कहीं ना कहीं किसी एक लीडर के साथ में आई है, किसी लीडर्स के साथ में चल रही है, तो आप उनके साथ बात करेंगे, उनके बातों को सुनेंगे, उनको समय देंगे, तो ये एक तरीका है पब्लिक को हैंडल करने का। उसी तरीके से हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ आपको अपने प्रोफेशन से, अपने एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है, और फिर जैसे जैसे आप सीखते जाते हो तो वो जो हैंडलिंग का तरीका है वो आपको आता जाता है। अगर आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि आप पढ़ाई का प्रेशर कैसे झेलते थे, हाँ, तो पढ़ाई का प्रेशर तो कुछ नहीं होता। बाद में जब बड़े हो जाओगे तो पता चलेगा कि पढ़ाई तो बहुत आसान, सबसे आसान चीज़ थी, बस रिवीजन करते रहना है। हमको लगता है कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप पहली बार के बाद दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, और मैं बता रहा हूँ हर बार आप जब पढ़ेंगे आपको कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी, कोई नई चीज़ समझ में आएगी, और पुरानी चीज़ें और बेहतर तरीके से आपके दिमाग में बैठेगी। आप कोई मूवी भी अगर तीसरी चौथी बार देखते हो तो आपको कोई सीन लगता है अरे ये तो पिछली बार मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी ही पढ़ाई के साथ भी रिविजन इज द की। द मोर यू रिवाइज द बेटर योर कॉन्सेप्ट विल बी एंड द लेस प्रेशर यू विल फील। एक सवाल बहुत देर से मेरे मन में आ रहा है। सर, पहली बार जब मैं बस्तर आई थी तो यहाँ की जो खूबसूरती है मैं उसमें खो गई थी, और मेरा लिटरली मन कर रहा था कि मैं इधर ही कहीं रह जाऊँ। बट एट द सेम टाइम आपको काम तो करना ही पड़ेगा, आपको ब्रेड बटर अर्न करना ही है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका मन बिल्कुल मेरी तरह हो कि वो बस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन वो अपना घर भी चलाना चाहता है, पैसे भी कमाना चाहता है, और बस्तर की संस्कृति से, बस्तर से जुड़ा हुआ रहकर कुछ काम करना चाहता है, ऐसे किसी मन के लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? लोकल में एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा इसको। दो उदाहरण इनफैक्ट। एक, आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने मिलेट्स कैफ़े विजिट किया होगा। दलपत सागर के पास एक सेहत बाज़ार करके बना हुआ है। वो कौन चलाता है? आपके बस्तर के सामान्य गृहिणियां चलाती है उसको। एक मॉम्स किचन करके एक स्टार्टअप है, जो यहाँ के लोकल स्टार्टअप है, वो लोग उसको चलाते हैं। तो एक हम लोगों ने आउटलेट दिया, इन लोगों ने इतना शानदार तरीके से उसको चलाया। काम करने वालों को अपॉर्चुनिटीज़ आपके द्वार पर खड़े हैं, आपको सिर्फ उसको उठा के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एक दिस वन मोर वेरी वेरी एक्सट्रीमली गुड एग्जाम्पल, खास करके हमारे लिए काफ़ी एक प्राउड फील करने वाली एग्जाम्पल है। जब कभी भी हम लोग कोसा की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जांजगीर चांपा बात आती है कि जो भी कोसा होता है जांजगीर चांपा में होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, जांजगीर चांपा में जाने वाला कोसा जो है हमारे बस्तर में बन के जाता है। बस्तर में वहाँ पे बुनने वाले जो साड़ियाँ हो, बस्तर वहाँ पे बुनने वाले चादर हो, वहाँ पे बुनने वाले आपके अंग वस्त्र हो, वो सब के सब जो है हमारे बस्तर के महिलाएं, आदिवासी महिलाएं उसको बकायदा कुकून को पालते हैं। पालने के पश्चात उसका धागा निकाल के उसको बेचा जाता है। इनफैक्ट हम लोग छत्तीसगढ़ का सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट FPO बनाने जा रहे हैं। इसको एक ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का एक दर्जा जो है हम उसको देने वाले हैं। ये करने वाले भी हमारे यहाँ की लोकल आदिवासी महिलाएं ही हैं। तो काम करने वालों को अपॉर्चुनिटीज़ का अंबार है। आप आइए तो सही आगे। इसका मतलब मैं बच सकती हूँ मैं बस्तर में। बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। मैं तो ऑप्शन दूंगा, बस्तर पुलिस में ज्वाइन कर सकते हैं, सबको बस्तर में रहने का मौका भी मिलेगा। अच्छा, बस्तर जितना अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है उतना ही अपने टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये लगता है कि बस्तर टूरिज्म अभी तक उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो क्या यहाँ का युवा इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं कर सकता, या यहाँ के युवाओं के लिए इस क्षेत्र में एक नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की जा सकती? स्टार्टिंग से ही उनको इस तरह का स्किल उनको ये अंदर नहीं डाला जा सकता कि वो इस टूरिज्म को आगे बढ़ाएं और इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दें? टूरिज्म के क्षेत्र में जब कभी भी हम बस्तर की बात करते हैं, दो ही चीज़ प्रमुखता से आती है। एक तो आपका चित्रकूट, दूसरा तीरथगढ़, और दसरा तो ऑफकोर्स एवरग्रीन हमारा एक मैटर रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा कांगेर वैली नेशनल पार्क भी है, इतना बड़ा हमारा मेंढरी घूमर है, तांबड़ा घूमर है, इतने सारी चीज़ें। नारायण पाल के बारे में कोई बात नहीं करता, सिरपुर के बारे में इतना बात करते हैं, बट नारायण पाल के बारे में कोई बात नहीं करता। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिल के
अभी आने वाले जो अक्टूबर में जो हमारा दसरा आने वाला है उसमें हम लोगों ने लगभग 32 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है मात्र बस्तर जिले में। एंड वी हैव क्रिएटेड अ टूरिज्म एसेट्स बैंक, जितने जो हमारे बहुत पुरातन जितने भी हमारे देव देवताओं के मंदिर है, माता गुड़ी है, देव गुड़ी है, जिसका 200 300 400 साल पुराना इतिहास है अपने आप में, उसका हम लोगों ने एक बैंक क्रिएट किया है। और इसको हम लोग अभी आने वाले दसरा के समय में टेंट सिटी के माध्यम के द्वारा बस्तर के हेरिटेज को दिखाने वाले हैं। और इसमें हमारे युवोदय के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वही लोग इसमें टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करेंगे। यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के हेरिटेज के बारे में, यहाँ के संस्कृति के बारे में ये लोग बताएंगे। साथ ही साथ में जैसे मैंने कांगेर नेशनल वैली पार्क बताया, वहाँ पे टूरिस्ट गाइड के रूप में हमारे ही बच्चे काम कर रहे हैं। बाहर से आते हैं, वहाँ पे कांगेर वैली पे पहुँचते हैं, सबके सब तो सिर्फ और सिर्फ कोडमसर देखने जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे वॉलंटियर बच्चे जो है वही लोग गंडक खोजे, वही लोग झूमर केव्स खोजे। उसके अलावा हमारे पास एक एस्टिमेटेड ये है कि देयर आर मोर देन 78 अंडरग्राउंड केव्स मात्र बस्तर जिले में। आपको पता है? कोडमसर के अलावा बाकी नाम ही नहीं पता है। बस्तर आपका बहुत अनोखा है, बहुत अनूठा है। अभी जैसे मैंने बताया ना, इट इज़ अंडरगोइंग दैट कस्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कितने लोग हैं यहाँ पर जो बस्तर के अंदर ही रह के अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और कभी बाहर नहीं जाना चाहते, अपने बस्तर को ही संवारना चाहते हैं, यही अपना भविष्य गढ़ना चाहते हैं। ज़रा हाथ उठाइए, देखिए कितने सारे हाथ, देखिए कितने सारे हाथ। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आप ही के बीच का लड़का है जीत सिंह आर्या, जो अनएक्सप्लोर्ड बस्तर चलाता है और नेशनल लेवल पे टूरिज्म को, बस्तर के टूरिज्म को नेशनल लेवल पे ले गया है। आप ही के बीच की महिलाएं जो हैं, आप ही के बीच में लड़के लोग हैं जो हमारे सिरी और समृद्धि MRF जो इंस्टीट्यूशन बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए हम लोग, इट इज़ गोइंग प्लेसेस। एशिया कॉन्फ्रेंस में बस्तर के अपने मॉडल को वी वर अवॉर्डेड फर्स्ट प्लेस। इसको चलाने वाले भी स्थानीय युवा लोग ही है, स्थानीय लड़के लोग ही है, महिलाओं के साथ में मिलके। तो बहुत जल्दी चीज़ें आपको बदलती हुई नजर आएगी। बदलती हुई नजर आएंगी नहीं, नजर आ रही है ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि बस्तर भी इससे काफ़ी खुश होगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैंने जब से वो सोशल मीडिया में आपका गाना सुना है आमी बस्तरिया, मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि मैं आपसे कहूँ वो गाने के लिए। हालांकि मैं इस बात से भी, मुझे पता है कि आपकी तबीयत नासाज है, मैं आप सबको भी बता दूं कि सर को फीवर है, सेकेंड डे है उनके फीवर का, स्टिल ही इज़ हियर और आप सभी के प्रश्नों का वो जवाब दे रहे हैं। बस तो क्या आप गुनगुनाना चाहेंगे वो गाना, एक लाइन? अगर आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे तो डेफिनेटली सर गाएंगे। आवाज़ मेरा थोड़ा सा एक्चुअली बैठ गया है, बट कोशिश ज़रूर करेंगे। हरिक हरिक रवा हो, हरिक हरिक गवा हो, आमी आओ बस्तरिया, आमी आओ बस्तरिया हो दादा मन, आमी आओ बस्तरिया, आमी आओ बस्तरिया हो दीदी मन, आमी आओ बस्तरिया। सिंग विथ मी। हे हरिक हरिक रवा हो, हरिक हरिक गवा हो, आमी आओ बस्तरिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि आपने इस बैठी हुई आवाज़ में भी ये गाना गाया। पेरेंट्स और बच्चों के बीच का एक सेतु, कि उनके बीच में जो परेशानियां होती हैं, कई बार बच्चे नहीं कह पाते, कई बार पेरेंट्स नहीं कह पाते, और जो मन में परेशानियां होती हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए एक कोशिश, एक प्रयास है, जिसके तहत आज IBC 24 ने ये खास कार्यक्रम जगदलपुर में आयोजित किया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मैं आप दोनों से ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पेरेंटिंग पर अगर आप कुछ कहना चाहें सलभ सर, क्योंकि नर्सरी से लेकर 12th तक की अगर हम बात करें तो बच्चे इस एज में ग्रो करते हैं। हालांकि फर्स्ट से लेकर आगे की बात करें तो बच्चे काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं और इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली होते हैं, और ऐसे टाइम पे पेरेंट्स के साथ काफ़ी क्लैशेस होते हैं। पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों के तो हमने काफ़ी सारे समाधान दे दिए हैं, लेकिन आज इस मंच से, इस स्क्रीन से जब करोड़ों लोग देख रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप पेरेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ एडवाइस ज़रूर दें। जब हम भी बड़े हो रहे थे तो हमको भी लगता था कि घर वाले हर बात पे टोकते हैं, कोई ना कोई पढ़ाई को लेकर के या हर चीज़ों को लेकर के डांट लगाते हैं, बुरा लगता था, लेकिन वो हमारे भले के लिए कहते थे। तो पेरेंट्स जो भी कहते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य या भला सोच करके कहते हैं। लेकिन
एक चीज़ मैं पेरेंट्स को ये भी बताना चाहूँगा, जैसे जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे करके वो उनके दिमाग में भी अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के एक सीरियसनेस रहता है, उनका भी एक अपना गोल रहता है। अगर बच्चे के अंदर कोई गोल है तो उसको संवारने का, निखारने का आपका कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर में जिम्मेदारी है कि उसके गोल को आप संवारें, न कि अपने गोल के हिसाब से उनको ढालने का प्रयास करें। कई बार मैंने कई लोगों को देखा है, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बच्चा कुछ और चाह रहा है, पेरेंट्स कुछ और चाह रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो आवश्यकता है या अपना जो गोल है वो उसके ऊपर थोपा, और उस वजह से न वो अपने खुद के गोल को फुलफ़िल कर पाए, न पेरेंट्स के गोल को फुलफ़िल कर पाए। तो ह्यूमन बीइंग, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारे अंदर बहुत सारे पोटेंशियल हैं, और आज की डेट में सारे फील्ड्स जो है उसमें काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। चाहे आप आर्ट्स का फील्ड ले लें, चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड ले लें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, कि ऐसा नहीं है कि मुझे अपने बच्चे को यही बनाना है, ऐसा नहीं। आप उनको देखिए, उनको एक बार जज करिए, उनके साथ बातचीत करिए। थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में एक कमी ये रहती है कि हम लोग बच्चों के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं, हम उनसे ज़्यादा बात नहीं करते, हम उनको बस बताते हैं कि ये करना है आपको। मेरा सजेशन है, ग्रोइंग अप में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से या मैंने जो सीखा है, हालांकि मैं भी पेरेंट हूँ, कल को मेरी भी बच्ची बड़ी होगी, पता नहीं मैं कैसा फादर उससे मैं रहूँगा, शायद मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, बट मैं कोशिश यही करूँगा कि जो उनको पसंद हो या जिस फील्ड पे वो कंफर्टेबल हो, उनकी तरफ ही उनको पुश करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। थैंक यू। आपके जीवन सफर को देख के आपके बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, लेकिन जैसा आपने एक पॉइंट कहा कि पेरेंट्स को खुद ही काउंसलिंग करनी चाहिए, लेकिन विजय सर, बहुत बड़ी चुनौती ये होती है कि आज की डेट में बोथ आर वर्किंग, मम्मी भी काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं। हम लोग तो ब्लेस्ड थे कि हमारी मम्मियाँ घर पे रहती थी, पूरा टाइम उनका हमें मिलता था, लेकिन आज दोनों वर्किंग है, ऐसे में बहुत चुनौतियाँ पड़ जाती हैं। और जितना टाइम मिलता है, क्योंकि हम इतने थके हुए रहते हैं कि हम खुद उस टाइम पे रेस्ट करना चाहते हैं, फिर बच्चों को हम कुछ सब्सटीट्यूट्स ला के देने की कोशिश करते हैं, तुम टीवी देख लो, तुम मोबाइल देख लो, या तुम कहीं घूम आओ, या तुम कुछ मंगा के खा लो। तो ये भी काफ़ी बड़ा एक चुनौती है। बदलती हुई ज़िंदगी के साथ ये सब चीज़ें तो अब सबके सब पढ़ रहे हैं, तो सबके सब एस्पिरेशंस भी बढ़ेंगे, उसके साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, तो ऐसे में काम तो करना ही चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आगे के जनरेशन के लिए हमारे उसमें बच्चों के साथ ऐसा हो जाए। वी शुड ऑलवेज फाइंड टाइम, वी शुड ऑलवेज गिव देम टाइम, क्योंकि आपने भी बताया कि यू आर ऑल्सो ए वर्किंग मदर, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन कि आप कैसे बच्चे के लिए समय निकालते हैं। हमारे सामने बहुत सारे वर्किंग मदर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स बैठी हुई है, आप इसका उत्तर बेहतर दे सकता है, क्योंकि एज ए मेल एम्प्लॉई मेरा उसमें एक हद तक ही आंसर करेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम मैनेजमेंट एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो है आप लोग करते हैं। तो आई कुडोज टू यू, आप जितना चीज़ें जिस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं, घर पे भी मैनेज करना है, बच्चों को भी मैनेज करना है, एंड एम्प्लॉयमेंट को भी मैनेज करना है, तो ये अलग एक और वो है, पहलू है टाइम मैनेजमेंट का, तो ये लोग करते हैं जो हर रोज़। तो आई फील कि आगे के जनरेशन के लिए, खास करके अपने खुद के बच्चों के लिए समय निकालना बड़ी ज़रूरी है। एटलीस्ट 1 आवर उनके साथ टाइम स्पेंड करना, खास करके जब छोटे होते हैं। दूसरा एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एसपी साहब के उसके साथ ही जोड़ना चाहूँगा, मैं हमेशा से ये बात बहुत सारे बार बोलते भी आया हूँ, बहुत बार इसको रिपीट भी करते आया हूँ, पेरेंट्स से अच्छा अपने बच्चे के लिए और कोई भी नहीं सोच सकता। अगर वो आपके लिए कुछ बोल रहे हैं तो अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। पेरेंट्स से एक ही गुजारिश है, समय निकालिए, संवाद करते रहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते रहते हैं, वही आपका लाडला बच्चा बच्ची जो है 10 साल 12 साल के बाद आप हफ्ते में एक बार बात कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कभी कभी ऐसे दिन होते हैं जब शाम को आते ही अगर आपका बच्चा या बच्ची आपके सामने नज़ीब मिलते नहीं है तो ऐसा लगता है कि आपका दिन पूरा नहीं हुआ है। अगर उसी बच्चे के साथ 10 साल 12 साल के बाद आप अच्छा ठीक है हफ्ते में एक बार देख लिया, बात कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये गैप जो होती है वे बनना नहीं चाहिए, संवाद होते रहना चाहिए। एंड रही बात एम्प्लॉयमेंट के साथ में जो काम करने वालों के लिए, इट बिकम्स मोर क्रिटिकल। पहले जैसे आपने बताया वर्किंग मदर नहीं थी, घर में माँ रहती थी, माँ बात करती थी। इट इज़ अभी हमारे ऊपर वर्किंग को पेरेंट्स अगर वर्किंग दोनों वर्किंग है, हमारे ऊपर की जिम्मेदारी है। अब सभी जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए भी जिम्मेदारी है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको समय दें।
समय निकालना ही है। मैंने क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ी थी, ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा एक साइकोलॉजी भी था, सो जैसा अभी कलेक्टर साहब ने बोला कि पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी चाइल्ड के साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और जो टाइम की बात आपने कही मैम, मैं अग्री करता हूँ, बिकॉज ऑफ बीइंग वर्किंग मदर एंड एवरीथिंग डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, बट स्टिल अगर 24 घंटे को हम एक स्लॉट कर लें, प्रायोरिटाइज कर लें, तो उसमें हम 1 घंटा निकाल पाएंगे। जैसे हमको 1 घंटा अपने बॉडी के लिए निकालना चाहिए, एक्सरसाइज करने के लिए, कम से कम 1 घंटा बच्चे के साथ बैठ करके बस बात करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि हम स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं कि जो आज की डेट में इतनी ज़्यादा नशे की आदत बच्चों में हो रही है, बच्चों के अंदर में डिप्रेशन की चीज़ें आ रही हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है कि लैक ऑफ डायलॉग बिटवीन पेरेंट्स एंड द किड्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, मुझे लगता है कि बस्तर में संभावनाओं और अवसरों पर आज जब हमने बात की है तो कितनी सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुँची होगी जिन तक ये जानकारी अब तक नहीं पहुँची थी, या जहाँ सही जगह पर वो पहुँचनी चाहिए। क्योंकि हमने बात की है कि किस तरह से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियाँ हो रही हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर पर हमने बात की, टूरिज्म सेक्टर पर हमने बात की, यहाँ की संस्कृति को कैसे बचाया जा रहा है इस पर हमने बात की, यहाँ के ग्रंथालयों पर बात की, यहाँ पर सरकारी तंत्र में, सरकारी स्कूलों में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं इस पर बात की। और इसके साथ ही हमारे दोनों पैनल्स ने जिस तरह से आज अपने अनुभव का सार, अपना निचोड़ जो दिया है आप सभी को, मुझे लगता है कि आप सभी के भविष्य के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों ही पैनल के लिए आप ज़रूर बजाइएगा। अर्शिया मीर डायरेक्टर हैं प्रोफेशनल मीडिया जगदलपुर की, जोरदार तालियों के साथ मैं इनका स्वागत मंच पर करना चाहूँगी। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी श्रीमती सुमन भावसार, डायरेक्टर हैं संस्कार द स्मार्ट स्कूल की, और इन्होंने तो अपने चर्चा के दौरान भी इतने अच्छे अनुभव साझा किए हैं। जे महेंद्रकांत ज्वेलर्स, जिन्होंने आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारा सपोर्ट किया। श्री नीलोत्पाल दत्ता जी, सक्सेस कॉन्वेंट स्कूल के प्राचार्य हैं। डॉक्टर सुषमा झा जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगी। जिला शिक्षा अधिकारी श्री BR बघेल सर, और अब रविकांत सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक टोकन ऑफ थैंक्स हमारे माननीय अतिथियों के लिए, क्योंकि जितना समय आप दोनों ने दिया है, जो सवालों के जवाब आपने दिए हैं, इस अनुभव से, इन जवाबों से बच्चों का भविष्य निश्चित तौर पर बहुत ही प्रगतिशील होगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सभी का आभार, आप सभी ने इतना वक्त निकाला, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम स्टूडेंट्स को IBC 24 परिवार की ओर से, IBC 24 टीम की ओर से ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के फ्यूचर के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर हुआ होगा और ये आपके भविष्य के लिए सकारात्मक होगा। शुक्रिया, जय जोहार।